आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। हम पढ़ रहे थे अध्याय प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। मैं हूं रमेश। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये अध्याय इतने सारे विषयों में बटा हुआ है। इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 विषय हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने ये पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये पहले की वीडियो में पढ़ा हुआ है। एक एक लाइन करके मैं जल्दी से इन स्लाइड्स को आपके लिए रिवाइज करा देता हूँ। प्रकाश हमें सक्षम बनाता है देखने के लिए और रंग को पहचानने के लिए। ठीक ऐसे ही हमने पढ़ा था प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसमें हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता है जब यह किसी चमकीली सतह पर पड़ता है तो वहां से वापस लौट जाता है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन इसके अलग होता है। यह प्रकाश यानी प्रकाश की किरण जब जाती है तो वह दिशा और वेग दोनों बदल जाती है। इसकी यहाँ पर दिशा भी बदल रही है और वेग यानी स्पीड दोनों बदल जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये वही बात है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के कुछ नियम पढ़े थे। हमने पढ़ा था आपतन कोण। आपतन कोण आई परावर्तित कोण आर के बराबर होता है। इसके अलावा दूसरे में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब आपतन पॉइंट, आपतन बिंदु पर मिलते हैं। यहाँ हमने जाना था समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं। ये प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब को आप देखेंगे तो वस्तु की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट एक बराबर है। वस्तु की मोटाई और प्रतिबिंब की मोटाई एक बराबर है। वस्तु जितनी दूरी पे है मिरर से, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर बन रहा है। ये बास्केटबॉल प्लेयर है। इसने यह बॉल दाएं हाथ में ले रखी है, जबकि इसके प्रतिबिंब में यह बॉल उसके बाएं हाथ में है, तो दायां बायां हो जाता है समतल दर्पण के प्रतिबिंब में। अभी मैंने आपको बताया कि दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। इसको कहते हैं पार्श्व उल्टा। आभासी और सीधा का मतलब होता है प्रतिबिंब मिरर के दर्पण के अंदर बनता है, उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। और सीधा तो आप समझ ही रहे होंगे कि सर हमेशा ऊपर बनेगा प्रतिबिंब के अंदर। यह सब होने के बाद यह प्रश्न आपसे पूछे गए थे जो कि बोर्ड 2011, 2015, 2019 में आए हुए हैं। समतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता ये है, दूसरी विशेषता ये है जो मैं आपको बता चुका हूँ, तीसरी ये है और चौथी ये है। दूसरा प्रश्न था जो सीबीएसई 2020 बोर्ड में आया हुआ है, परावर्तन का नियम सत्य कहाँ है? केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण या सभी परावर्तक सतहों के लिए? तो मैं आपको बताऊं, यह सभी परावर्तक सतहों के लिए लागू होता है परावर्तन का नियम। तो यहां तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? वह दर्पण जो गोल आकार का होता है या गोल आकार का कोई हिस्सा होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे अवतल दर्पण, ये कुछ इस प्रकार का गोल है जिसके पीछे की तरफ पॉलिश है। और उत्तल दर्पण जो इस प्रकार का गोल है जिसके अंदर की साइड से पॉलिश है। तो ये एक दूसरे के, ये उठे हुए साइड से पॉलिश है और ये अंदर के साइड से पॉलिश है। अब अवतल दर्पण को ध्यान से समझते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी पॉलिश सरफेस, चमकीला हिस्सा जो है वह अंदर की तरफ होता है और पॉलिश यानी जो पेंट किया गया है वो पीछे की तरफ किया गया है। इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अभिसारी होता है, यानी यह किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है। इसे इसलिए हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। इसके विपरीत उत्तल दर्पण जो है यह बाहर के साइड से चमकीला होता है। परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्तन करने वाला जो पृष्ठ है वो बाहर की साइड होता है और अंदर की साइड में यह पॉलिश होता है। यह अपसारी होता है। अपसारी का मतलब किरणें इसके ऊपर आने के बाद फैल जाती हैं, इकट्ठी नहीं होती। जब यह फैलती हैं तो इस प्रक्रिया को अपसारी कहा जाता है। ये कुछ बिंदु हैं जो इस दर्पण को समझने में सहायता करेंगे और इसका रेखा चित्र बनाना है हमें विभिन्न पोजीशंस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ये लाइन आपको यहाँ दिख रही होगी। ये देखिए, ये वाली लाइन जो है जो इस दर्पण को बिल्कुल आधे आधे में तोड़ रही है और केंद्र को, फोकस को, ध्रुव पी को जोड़ती है, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? ये जो मिरर है इसका बाहरी सेंट्रल पॉइंट,
बाहरी पॉइंट P को हम ध्रुव कहते हैं। द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक M और N, यानी ये M और N की जो दूरी है, ये जो मिरर का ये दूरी है, इसे हम कहते हैं द्वारक। द्वारक से आपको ये समझ में आना चाहिए कि द्वारक वह क्षेत्र है जहां पर प्रकाश आता है। जैसे ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो इस द्वारक के अंदर ही आ सकती हैं अगर वह दर्पण को स्पर्श करेंगी। अगर दर्पण से बाहर जाएंगी तो वो द्वारक से बाहर निकल जाएंगी। तो इसलिए हमें द्वारक को समझना होता है कि द्वारक वह क्षेत्र है जहां पर प्रकाश की किरणें आती हैं और इससे बाहर जाएंगी तो वो द्वारक यानी मिरर से बाहर चली जाएंगी। अब समझिए वक्रता केंद्र को। इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र बिंदु है इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, यह तो बहुत आसान है। इस गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या है, जो C और P के बीच की दूरी है, उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। फोकस किसे कहते हैं? आप ध्यान से देखेंगे तो C और P यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक बिल्कुल मध्य में एक पॉइंट होगा जिसे हम F कह रहे हैं। इसे हम फोकस या F से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी किसे कहें? आप देखेंगे C और P के बीच की दूरी जो है उसे हम R यानी वक्रता त्रिज्या कह रहे थे, और इस वक्रता त्रिज्या का बिल्कुल आधा हिस्सा जो F और P के बीच का है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो R है उसका हाफ किया जाएगा तो फोकस दूरी हो जाएगी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं R को प्राप्त करने के लिए हमने फोकस दूरी को डबल करना होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर R जो है वो 10 सेंटीमीटर है, R जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस क्या होगा? तो आप तुरंत बताएंगे कि R का आधा जो है वह फोकस होता है, तो फोकस 5 सेंटीमीटर होगा। तो यह सूत्र आपको याद रखना है, परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। जो भी चीज़ हमने पढ़ी है उसको यहाँ पर इस स्लाइड में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष के बाद ये जो पॉइंट है जो हम C से डिनोट कर रहे हैं, ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। तो C जो है ये है वक्रता केंद्र, ठीक है। ऐसे ही F जो है ये है फोकस, P जो है वह है ध्रुव, P यहाँ पर है, R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता की त्रिज्या, वक्रता की त्रिज्या, F यानी फोकल लेंथ, फोकस दूरी। इसके अलावा M और N की जो दूरी है, M और N की जो दूरी है इसे हम कहते हैं द्वारक। M और N को हम कहते हैं द्वारक। ये द्वार है जहाँ पर लाइट एंटर करती है, और लाइट एंटर करने का सिर्फ यही वह क्षेत्र है जहाँ पर लाइट एंटर करके मिरर के ऊपर पड़ सकती है। इन पॉइंट्स को याद करने के लिए, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अपने साथियों को भी बताइए कि यहाँ पर अच्छी क्लास चल रही है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही है। अगली वीडियो में मिलते हैं। बढ़िया से पढ़ते रहिए, ध्यान लगाए रखिए। थैंक यू।